कुणाल उठ जा यार, दिन खत्म हो गया। कुणाल उठ जा, दिन खत्म हो गया, वीडियो शूट करना है। खत्म हो गया। अरे यार, चलो शुरू कर। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज। हम आ गए भाई वापस। फोर्थ टेस्ट का तीसरा दिन का स्टंप्स हो चुका है। इंग्लैंड अभी 544 फॉर 7 है। दिन के एंड होने पर इंग्लैंड का लीड कितना हो चुका था? 186। 186 का लीड इंग्लैंड ले चुका है। बहुत ही आगे निकल गया इंग्लैंड इस गेम में। बहुत ही आगे, इस गेम में नहीं बोलूंगा मैं, इस सीरीज में ही आगे निकल चुका है। अब यहाँ से वापसी करना तो मुझे नहीं लगता इंडिया के लिए पॉसिबल होगा। कैसे देख रहे हैं आज पूरा दिन आप दोनों? कुणाल आप शुरू करें। आज के दिन में तो सिर्फ नींद ही आया इंडिया के बॉलिंग को देखते हुए। क्या बॉलिंग कर रहे थे, नया बॉल ले लिया, नए बॉल में क्या लाइन था समझ में ही नहीं आ रहा था। बैट्समैन तो लग रहा था क्या आराम से खेल रहे हैं, जैसे कि 70 ओवर पुराना बॉल को खेल रहे हैं। ना बॉल बाउंस कर रहा, ना स्विंग, थोड़ा सा भी स्विंग नहीं हो रहा था। नए बॉल से पहले वॉशिंगटन सुंदर इतना अच्छा बॉल कर रहे थे, आज उसी को बॉलिंग करते करते रहना चाहिए था। वाशिंगटन सुंदर को 68 ओवर्स के बाद लाया। ये सोचो कि क्या कैप्टनसी की इशू है या फिर ये मैनेजमेंट की तरफ से इशू, क्या गंभीर ने छोड़ दिया है कि आप अपने एंड से जो डिसीजन लेना लो, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ आप पे। हम शुरू से शुरू करते हैं बिल्कुल। दिन जहां से शुरू हुआ उस वक्त, कल के दिन के एनालिसिस के बाद हमने बात की थी कि इंडिया को शुरू ऊपर से विकेट चाहिए होगा। एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि कल का दिन का बॉलिंग लास्ट में थोड़ा अच्छा खत्म हुआ था, ओवरकास्ट कंडीशन था, थोड़ा स्विंग मिल रहा था बॉलर्स को। सुबह आए भाई, पहले दूसरे ओवर से फिर से शुरू हो गए। फिर से उन्हें वो छठा स्टंप लेग स्टंप के बाहर दिखना शुरू हो गया। बॉलर के अंदर फिर से कोई भी, मुझे कहीं से भी, हमें कोई भी जिप नहीं दिखी बिल्कुल भी। कैप्टनसी फिर वही भाई, कल जो बात किया, बिल्कुल डल कैप्टनसी। सुबह से ही ऐसा लग रहा था कि मतलब तुम विकेट दोगे तो लेंगे हमें, कोई मतलब कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे प्लेयर्स कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कुछ भी ग्रुपिंग कर रहे हैं कि हाँ चलो यहाँ पे डाला जाए, ऐसा डाला जाए। क्लूलेस दिख रहे थे बिल्कुल। पेस डाउन था सारे बॉलर्स का, एक तरफ से पेस डाउन था। अंशुल कंबोज का मैं क्या ही बात करूं भाई, बिल्कुल बिल्कुल ही डिसअपॉइंट किया आपने डेब्यू पे अंशुल कंबोज ने। मतलब एक टाइम पे तो उनका सेकंड सेशन या थर्ड सेशन के अराउंड उनका पेस 119 118 ऐसे चला गया था। स्विंग सीम तो मिलना ही बंद हो गया था बिल्कुल भी। होप और रूट थे स्ट्राइक पे। अगर हम ऊपर से थोड़े भी, मतलब चांसेस ही क्रिएट नहीं हुए, विकेट का बात तो मैं क्या ही करूं, चांसेस ही क्रिएट नहीं हुए। दोनों ने बिल्कुल ऐसा खेला कि आप किसको ब्लेम करोगे यहाँ पे। कैप्टनसी भी इतनी डल हुई, मतलब मेरे हिसाब से तो कैप्टनसी प्रोएक्टिव नहीं था। वो मेरे को दिख रहा था कि वो बॉलर को दे दिया बॉल, ना फील्ड उस अकॉर्डिंग से। आप दिन का स्टार्ट करते हो 2 स्लिप के साथ, आप थोड़ा अटैकिंग तो जाओ। आपको पता है कि आप बिना विकेट लिए मैच में आगे नहीं जा सकते, तो आप थोड़ा अटैकिंग फील्डिंग के साथ जाओगे। ना आपका स्लिप है 3, और उस बीच से रूट लगातार चौका मारे जा रहा है। ओलिपो का कैच भी उस बीच से 2 बार गया। उसके बाद आपका फील्डिंग देख लो, इतना घटिया फील्डिंग कर रहे हो आप। रनआउट का चांस क्रिएट किया तो वो रनआउट का चांस भी नहीं आप ले पाए अच्छे से। बॉलिंग पे आते हैं, अंशुल कंबोज की बॉलिंग पे। यार क्या ही बॉलर है ये, मेरे को तो समझ में नहीं आता है क्या ये आपका ओपनर बॉलर है इंडिया टीम का, जो कि 119 की स्पीड से फेंक रहा है अपने डेब्यू मैच में। रहे कि आप सीरीज में 4 मैच खेल चुके हो, तो आपका बॉडी में इशू आ रहा है, तो आप 119 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे भाई हो। 4 मैच खेलने के बाद भी ये स्पीड जस्टिफाइबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये चौथा मैच है तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि निकल के वजह नहीं से। समझ में आता, हमें समझना भी नहीं चाहिए। आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, कहीं से नहीं समझ में आता। बुमराह का पेस भी एक टाइम पे 124-25 आ गया था, वो तो दिन के एंड होते होते। वो तो बाहर भी चले गया था बीच में। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ शिवम पे। आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, इतनी बड़ी आबादी की ये देश है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हर लेवल पे हमारा क्रिकेट चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। तो भागत आप बोल रहे हैं हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा। इस टेस्ट में हमने देखा अर्शदीप इंजर्ड हुए, आकाशदीप इंजर्ड हुए, बुमराह जितना हमें देखने के लिए मिला वो 100% बॉडी फिट, मतलब फिटनेस के साथ नहीं खेल रहे। सिराज के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया है। मुझे आप ये बताओ कि अगर नेक्स्ट मैच में जैसा इनका हालत दिख रहा है, 1-2 और इंजर्ड होंगे या 1-2 रेस्ट मांगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है सिराज अब रेस्ट मांगेंगे। बुमराह ने पहले बोल रखा है 3 मैच खेलेंगे। क्या बॉलिंग लाइनअप के साथ खेलोगे आप 5वां टेस्ट में? या फिर आपके पास इंडिया में कौन सा ऐसा बैकअप पेसर है जिसको आप लाओगे, स्क्वाड में ऐड करोगे? क्या आप टैलेंट की बात कर रहे हो? मुझे तो टेस्ट के लिए बॉलर ही नहीं दिख रहा कोई यहाँ पे। अब ये तो ग्रूम करना होगा बीसीसीआई को ही।
अभी मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इंडिया में है जो कि 150 के अराउंड फेंक रहा है, जो कि 150 के अराउंड फेंक रहा है और वो इंटरनेशनल खेलना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो लगता है पेसर्स पे ये वर्क करना होगा कि आपको पेस अपना बिल्कुल अप रखना है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है तो आपको रश करना होगा बैट्समैन को, सिर्फ उसके साथ आप स्विंग स्विंग पे वर्क कर सकते हैं। सिर्फ पेस की बात नहीं होती, आप अलग अलग वैरायटी के बॉलर्स को ग्रूम करो। एक ऐसा रखो जो डाले, जो थोड़ा बैट्समैन को डराए। एक दो ऐसे रखो जो थोड़ा लाइन लाइन पकड़ के डाल सके, थोड़ा होल्ड कर टप्पे सके। पे से डाल सके। अभी जो ग्रुप खेल रहा है, सबका पेस ऑलमोस्ट 135 के अराउंड एवरेज पेस। जो हमारे 4 पेसर खेल रहे हैं इंक्लूडिंग बुमराह, उनका भी पेस डाउन है इस मैच में। आगे भी अगर हम किसी बॉलर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अर्शदीप अगर मान लो फिट भी होते हैं, आकाशदीप फिट भी होते हैं, उनका भी वही सेम चीज है जो ये लोग कर रहे हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे अगले मैच में फिर से 20 विकेट लेने का? उनको भी आप खिलाओगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? आपके पास क्या अलग है? इस बॉलिंग लाइनअप के साथ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंग्लैंड आपको 20 विकेट देगी। हाँ, ये बोल सकते हैं इंग्लैंड 700 रन अगले मैच में आराम से बना सकती है, जैसा कि आज हमने देखा भी, अभी भी बना सकते अभी भी बना सकती है। अभी उसका स्टोक्स तो भाई सेंचुरी देख रहा है यहाँ पे, इतने दिन हो गए उसको सेंचुरी मारे, वो तो सेंचुरी देख रहा है, वो अपना सेंचुरी करके जाएगा। अरे यार, ये बोला डॉसन को देख लो ना आप, सुमन गिल से अच्छा डिफेंस दिखा रहा है वो। और जबकि पिच अब प्ले करने लगी है, बॉल नीचे रह रही है, आप वोक्स की विकेट देखो, फिर भी डॉसन बहुत अच्छे से टैकल कर रहा है सब कुछ। बुमराह को आराम से खेला था, लग ही नहीं रहा था कुछ भी दिक्कत हो रहा हो उसको। एक भी बॉल बता दो कि उसका एज लगा हो, सारी फील्डिंग ले रहा है वो। पहले सेशन में हमने 107 रन कंसीड करा, एक भी विकेट नहीं मिला हमें। कमेंटेटर्स से हमें सुनने के लिए मिल रहा था कि बॉलर्स थोड़े अच्छे लाइन पे डाल रहे हैं, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 मैं मानता हूँ कि बेसबॉल नहीं खेला आज उन्होंने, बट मैच्योरिटी बहुत दिखाई दोनों बैट्समैन ने। आप दोनों बैट्समैन के इनिंग्स को कैसे देखते हैं? यहाँ पे पोप ने भी 50 करा, रूट की भाई हम स्पेशली एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। रूट डिजर्व करता है जितना उसने करके दिया है इंग्लैंड को यहाँ पे। पहले आप हमें मुझे ये बताएं कि पोप की इनिंग आपको कैसी लगी आज? मुझे लगा कि दोनों बैट्समैन काफी ईज में खेल रहे हैं, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बॉल, कोई एक पर्टिकुलर बॉलर भी ऐसा नहीं है जो कि उनको एक स्पेल में इन दोनों को परेशान किया हो। बस एक बार 90s के अराउंड, वो भी रूट के माइंडसेट के कारण, वो 90s के अराउंड बड़े बड़े बैट्समैन भी हो जाते हैं। बट बॉलर्स को मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देना चाहता बेनिफिट। बॉलर्स कभी भी लगे ही नहीं कि वो विकेट लेने जा रहे हैं या फिर विकेट ले सकते हैं, कोई चांस बना सकते हैं। 2 रिव्यू हमने वेस्ट किया पहले सेशन में, बिल्कुल मतलब क्या कम्युनिकेशन है मुझे समझ नहीं आ रहा। ना कीपर इंगेज हो रहे हैं कैप्टन के साथ, ना पॉइंट के प्लेयर्स हो रहे हैं, ना कोई हो रहा, हाइट के लिए नहीं इन्हें पता चल रहा। बस सिराज, अगर उन्होंने, बॉलर्स तो पुश करेंगे, बॉलर्स ऑब्वियसली पुश करेंगे, बॉलर्स और सिराज हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करता है, हमेशा करता है, तो आप कैप्टन हो, आपको देखना पड़ेगा वहाँ। कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे, आप अगर शुभमन गिल के जगह खड़े होते वहां फील्ड में, पॉसिबल नहीं होगा ये, बट आप अगर खड़े होते वहां पे, आप क्या अलग करते जिससे कि आप चांसेस भी क्रिएट करते कम से कम? क्योंकि ये तो बिल्कुल गिल की कैप्टनसी पे, मतलब मुझे तो आज लिटरली डाउट हो रहा था ना। गंभीर का कोई भी, एक तो पहली बात तो वो सुबह से स्टंप्स तक एक बार दिखे तक नहीं कहीं भी, आपने नोटिस किया होगा, आज कहीं नहीं दिखे वो। कहीं भी नहीं। गिल एक नया कैप्टन है, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि गंभीर उसको एज अ बिल्कुल जूनियर लेवल कैप्टन की तरह लेके चले, जहां हम अंडर 19 में देखते हैं कि कैप्टन से अगर गलती हो रही है या कैप्टन उतना अच्छा इनपुट नहीं दे पा रहा, कैप्टन उतना अच्छा फील्ड नहीं सेट कर पा रहा, बॉलिंग रोटेशन नहीं कर पा रहा, तो वहां पे मैनेजमेंट और कोच का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है अंडर 19 क्रिकेट में। ये गिल का पहला सीरीज है, क्या गंभीर का थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि अगर उसे दिख रहा है, या तो उसने आंख बंद कर दिया कि भाई तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है, मैं तो कट लूंगा यहाँ से, या फिर उसे दिखने के, या फिर वो देखने के बाद भी इग्नोर कर रहा है इसको? मेरे को तो लगता है सबसे पहले बलि तो गंभीर की चढ़नी चाहिए यार। मैं पता ही नहीं चलता कि इंडिया का कोच है भी या नहीं। वो ड्रेसिंग रूम में देख, कभी भी नजर आए तो वो दिखता है बैठा हुआ है, भाई ना जब कोई एक भी इनपुट दिया हो किसी को। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, ये देश के लिए खेल रहे हैं, ये अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं। भाई तुम इंडिया के टॉप 11 हो, तुम खेल रहे हो कंट्री के लिए, ये तुम्हारा 100% है तुम्हारे कोच के हिसाब से, फिर तुम इंग्लैंड से कंपीट तक नहीं कर पा रहे हो। लिटरली कंपीट तक नहीं किया हमने इस टेस्ट में, कहीं भी कंपीट नहीं किया। पिछले 3 टेस्ट में हम बोल भी सकते हैं कि इंडिया ज्यादा सेशंस जीती है, ज्यादा सेशन जीती है या फिर कंपीट किया है। जो 2 टेस्ट हारे भी है उसमें टक्कर का मैच हुआ है बिल्कुल।
यहाँ तो भाई क्लियरली दिखने लगा था, मुझे तो कल ही दिखने लगा था डकेट और क्रॉली के पार्टनरशिप के अराउंड कि सबका कंधा डाउन हो गया था और सब सरेंडर करने, मतलब ऐसा लगा था अब सरेंडर कर चुके हैं। बिल्कुल ही मोटिवेशन तोड़ दिया उन दोनों ने यहाँ पे। सेकंड डे से जो खेला इंग्लैंड ने, आप अपना प्लॉट छोड़ चुके हो सेकंड डे से ही। वो जो 40 ओवर में वो 200 रन जो बनाया है इंग्लैंड टीम ने, आपका मनोबल तोड़ दिया है। और वो क्लियर दिख रहा है, फील्डर फील्डर को कह लो, कैप्टन तो छोड़ ही दो, कैप्टन तो कोई इनिशिएशन ले ही नहीं रहा। अगर मैं कैप्टन रहता, अगर नया नया कैप्टन बना हूं, मैं मानता हूं कि शुभमन गिल नया कैप्टन बना है, 3 टेस्ट में कुछ तो लर्निंग किया होगा उसने, कुछ तो देखा होगा वो। पता ही नहीं, सेम मिस्टेक रिपीट किए जा रहा है, ना बॉलिंग सही दे रहा है। आप बता दो, जब आपको पता है कि कल कल के लास्ट टाइम में जडेजा का बॉल टर्न हो रहा था, तो आप आज स्टार्ट किए हो, तो आप शार्दुल ठाकुर से कैसे स्टार्ट कर सकते हो? अंशुल कंबोज को बॉलिंग दे रहे हो आप, जब देख लिया अंशुल कंबोज ने 2 ओवर में कुछ भी नहीं हो रहा है उनका, वो मार ही खा रहा है, उससे अच्छा है कि आप स्पिनर को ले आओ। आप यहाँ तक वॉशिंगटन सुंदर को लाते ही नहीं हो, 70 ओवर के बाद वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ रहे हो, जबकि सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट उसका बॉल हो रहा है दोनों टीम में से। विकेट टेकिंग सबसे ज्यादा सुंदर ही लगा। हाँ। सुंदर ने विकेट लेके दिया, विकेट लेके भी दिया, लेके भी आ रहा था, 4 विकेट लेके भी आ रहा था पिछले इनिंग से, काफी कॉन्फिडेंस लेके आ रहा था। जडेजा को आपने बॉलिंग दिया, आपको दिखा के जडेजा वहां पे उतना कामयाब नहीं रह पा रहे। वॉशिंगटन सुंदर से हम देखे हैं बहुत बार व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि वो नया बॉल से भी स्टार्ट किया है, तो जहां पे आपने चलो उसको दिया भी 68 ओवर में बॉलिंग, वो एक अच्छे स्पेल में 2 विकेट वहां पे लेके भी दिया, आपको नया बॉल लिया आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कंडीशंस उस समय फेवरेबल थे नहीं फास्टर्स के लिए। और हम देखते हैं ड्यूक्स बॉल जो है वो पहले 10 ओवर में उतना हरकत करते नहीं है। आपने ये नहीं सोचा कि वॉशिंगटन एक अच्छे फ्लो में चल रहा है, एक अच्छे स्पेल में चल रहा है, मैं 2 ओवर तो करा के देखूं, फिर आप ले आते फास्टर, मे भी नया बॉल से उसे और एक्स्ट्रा मिलता। आप वहां पे फिर उसको 20-25 ओवर के बाद लाए स्पेल में, मतलब आप तथागत कैसे जस्टिफाई करोगे, क्या चल क्या रहा था यहाँ पे मतलब मैच में आज? मुझे नहीं पता गिल के दिमाग में क्या चल रहा, बट डेफिनेटली अगर जडेजा एक साइड से बॉलिंग कर रहे थे तो आप वॉशिंगटन को भी ट्राई कर सकते थे। आप वॉशिंगटन को ट्राई करके तो देखते एटलीस्ट कि क्या है क्या नहीं, पिच क्या ऑफर कर रही है, क्योंकि मैं मानता हूँ अवकाश कंडीशन नहीं थी, बिल्कुल सनशाइन था, प्रॉपर था, बैटिंग पिच हो रखी थी। इंग्लैंड ने इसका पूरा फायदा उठाया, बट हमारे बॉलर्स को, हमें हमारे कैप्टन को भी ये तो सोचना होगा कि कौन से बॉलर्स ऐसे पिच पे वर्क करेंगे, क्या उनका काम है, कौन किस चीज के लिए खेल रहा है टीम में। अगर आप फास्टर्स को इसी तरह वर्कआउट कराते रहोगे तो वो भी चोटिल होंगे, इंजर्ड तो होंगे, इतने ज्यादा ओवर्स उनसे कराना होगा। आपके पास वॉशिंगटन है, आपके पास जडेजा, यूज करके उन्हें देखो तो क्या हो रहा है, क्या स्पीड ले सकते हो उनके अगेंस्ट। एटलीस्ट वहां पे आप रोटेट तो करते, एक फास्टर एक स्पिनर को लेके बना के रखते, फास्टर के ऊपर लोड भी कम पड़ता, स्पिनर आपको होल्ड करके भी देता वहां पे। आज वैसे भी वो इतने अग्रेसिव खेल नहीं रहे थे, लगातार गलती पे गलती किए गए। पोप और रूट के बीच में 100 का पार्टनरशिप हुआ। मुझे लगता है जो sorry, मुझे लगता है जो पोप ने अपना विकेट दिया है वहां पे वाशिंगटन को, ये चीज हम बहुत पहले करके देखते तो मे भी हमें पहले विकेट मिल जाता पोप का, क्योंकि यहाँ अगर आपको टर्न नहीं भी मिल रहा है तो वाशिंगटन के पास वो स्किल है कि वो ड्रिफ्ट कराते हैं कि बाकी तीनों स्पिनर जो इस मैच में खेल रहे हैं उससे ज्यादा ड्रिफ्ट कराया उन्होंने। तो अगर आप पहले भी बॉलिंग देते तो वो पहले भी ड्रिफ्ट कराते। ऑब्वियस सा बात है भाई, आप 68 ओवर पे जाके करवा रहे हो, इतनी अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हो, आप पहले भी आप कर सकते थे 38 48, कभी भी ट्राई करके तो देखते आप। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप चलो आपने फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराया, आपने 1 ओवर भी ट्राई किया उसको बोल के कि भाई 6 बॉल बाउंसर मारा, पूरे दिन में आप बता दो 1-2 बाउंसर से ज्यादा मारा ही नहीं है आपने। देखो मुझे लगता है बॉलर्स तो पहले से वर्न आउट हो रखे हैं पूरे, उनका पेस भी डाउन दिख रहा है, उनका एटीट्यूड में ही दिख रहा है कि वो थके हुए हैं, उनसे फिर आप बाउंसर्स एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, फिर वो आएंगे स्थायी। तभी तो मैं बोला हूं, अगर वो वार्म आउट हो रखे हैं तो आप स्पिनर को लाओ ना, इतना कोशिश में आपको स्पिनर को ले आना चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर ने आप देख लो, पहले ओवर में उसने ओलिपो को परेशान किया और वो कंटिन्यू परेशान कर रहा था 2 ओवर तक उसने विकेट लिया। तो अगर वो 70 ओवर के बाद परेशान कर रहा है तो अब वो आप उसको पहले लाते तो और आपका अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता। और फिर नए बॉल की टाइम भी आ चुकी थी तो आपको नया बॉल लेना पड़ गया। नए बॉल लेने में भी आपने 10 ओवर का डिले किया, इस वजह से अपनी गलती की वजह से वो 10 ओवर का डिले हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, पोप का विकेट का बात करें हम अगर, तो वॉशिंगटन ने जो उसको बॉल डाला वो ऑलमोस्ट में कि हम कहेंगे कि एक मीडियम पेसर का आउटस्विंगर था। वो बिल्कुल लेट ड्रिफ्ट की बॉल जाके विकेट के पास से
मतलब फोर्स करा पोप को, फोर्स करा पोप को कि उस बॉल को वो खेले। अगर बॉल की लाइन वही होती तो पोप में भी नहीं खेलते, वो विकेट से निकलते गई, पोप खेले, पोप कैच लगा, एक अच्छा कैच था राहुल का वहां पे। अगर हम रूट के इनिंग का बात करें, 150 किया रूट ने आज, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए वो। मतलब मुझे लगता है वो हिस्ट्री बुक्स में ऑलरेडी अपना नाम लिख चुके थे बहुत ही पहले, बट आज वो ओवरऑल टोटल रन स्कोर करने वाले टेस्ट के सेकंड सबसे बेस्ट मतलब बैट्समैन बन चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग को छोड़ा उन्होंने पीछे, आज जैक कालिस को छोड़ा उन्होंने पीछे, द्रविड़ को छोड़ा, राहुल द्रविड़ को छोड़ा उन्होंने पीछे आज। अब सचिन रह गए हैं, सचिन बस 2500 रन एग्जैक्ट बचा है उनका। आज का इनिंग को अगर आप समराइज करें रूट का इनिंग को, तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं रूट का इनिंग को। रूट ने अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया। रूट को दिख रहा था कल के इनिंग के बाद, ओपनर के पार्टनरशिप के बाद इंडिया ड्राई आउट हो रखा था, तो वो आज आके इनकैश कर रहे थे उस अपॉर्चुनिटी को, सिंगल डबल आराम से ले रहे थे, लेट कट खेल रहे हैं। आपका बॉलर में कोई जान नहीं था और उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से सीज किया। रूट इसलिए जाना जाता है, अगर आप इतने अच्छे बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी दोगे, लूज एंड छोड़ोगे, तो वो इनकैश करेगा ही, और वो आज दिखने को भी मिला। रिवर्स स्वीप भी मारा उन्होंने, अच्छा रिवर्स स्वीप भी मारा है। मतलब इजीली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, चलो मैं मानता हूँ बैस बॉल नहीं था, बट इजीली स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जिसके कारण 3-4 रन तो इजीली बन रहे थे उन्होंने, बिना किसी और एक चौका वाला बॉल तो दे ही रहे थे। हाँ, और आप एक बाउंड्री गंदी बॉल तो आप दे ही रहे थे। साथ ही में फील्डिंग ऐसी थी, क्योंकि हम रन रोकने के लिए चले गए तो हमने स्प्रेड कर दिया था और उन्हें इजी सिंगल्स मिल रहे थे। इनफैक्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी उन्होंने बहुत अच्छा करा, काफी एग्रेसिव सिंगल्स लिए, फोर्स करा हमारे फील्डर्स को कि आप रश करो, थोड़ा इजी नहीं हो। मतलब एक तरह बिल्कुल अलग टीम नजर आ रही थी इंग्लैंड आज पिच पे, और हमारी टीम बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। अगर मैं बात करूं कि आपको, मैं आपसे जानना चाहूंगा तथागत, आपको ऐसा कोई भी बॉलर लगा जो कि रूट को पूरे 150 रन के बीच में कभी भी आपको ऐसा लगा कि वो तंग कर रहा है या रूट परेशान हो रहा है वहां पे, या फिर हमारे कैप्टन ने ट्राई करा कुछ एक्स्ट्रा अलग करके कि अब मैं रूट को यहाँ पे तंग करूँ, रूट सेट हो गया? कोई प्लान नहीं था रूट के अगेंस्ट, कोई प्लान नहीं था सुमन गिल का या फिर हमारे मैनेजमेंट का, जो भी था कोई प्लान नहीं था। वो बस खेल रहे थे, विद पेशेंस खेल रहे थे कि हमें मिल जाए, वो कोई गलती करे। थोड़ा टाइम के लिए बस सिराज ने रूट को परेशान किया, और किसी ने कुछ भी कभी नहीं, मुझे लगा किसी के अगेंस्ट रूट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, वो इजिली रन बना रहे। इवन सिराज 4 टेस्ट खेल रहा है, फिर भी वो 140 क्लिक कर रहा था, और वो पूरा एफर्ट से बॉलिंग कर रहा था, ताकि लग रहा था कि हाँ ये रूट को आउट कर लेगा। कोई सा भी बॉल, वो 2 बार जो कंटिन्यूस ने बॉलिंग किया, मैडन ओवर डाला बीच में, उसमें लग रहा था कि हाँ ये बॉलर विकेट ले सकता है, बट वैसा और कोई बॉलर सपोर्ट में नहीं दिखा मेरे को। मुझे लगता है वो जो रूट के माइंड में जब पर्सनल माइलस्टोन का एक छोटा सा मोमेंट आया था, वहां पे हम इस थोड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते थे, फील्डर्स और अंदर रख के थोड़ा उनको पुश कर सकते थे कि आप एक रिस्की सिंगल के लिए देखो, मे बी वो शॉट मारने के लिए देखते, चौका मारने के लिए देखते, कुछ क्रिएट हो सकता था। मतलब हम एक सेकंड भी कुछ नहीं सोच रहे थे भाई। वो 98 पे 2 ओवर, मुझे लगता है 20 बॉल तक अटका रहा 98 पे। हमने, हमारे कैप्टन ने, या जो भी सीनियर प्लेयर्स थे, जो भी बॉलिंग भी कर रहा था, बॉलर के अंदर भी इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपको नजर आ रहा है कि आप बैट्समैन टेंटेटिव है इस वक्त पे, तो मैं थोड़ा चढ़ूं यहाँ पे। कहीं से किसी ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं करा कुछ भी चेंज करने का, जो जैसा चलते रहा, जो जैसा चलते रहा वैसा चलते रहा। रूट 150 करके गए यहाँ पे, इंडिया के अगेंस्ट 13 सेंचुरी था उनका, 12 या 12 था, मे बी 12। स्टीव स्मिथ मार चुके हैं 11 सेंचुरी इंडिया के अगेंस्ट। रूट अब सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन बन गए हैं, 38 सेंचुरी कंप्लीट करा रूट ने, 104th 50 था उनका, ये सेकंड नंबर पे पहुंच गया है 50 मारने वाले बैट्समैन में भी ओवरऑल टेस्ट में रिकॉर्ड पे। सचिन ही है ऊपर 119 50 के साथ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड सेशन की ओर। यहाँ पे सेकंड सेशन में 68 ओवर में जाके गिल ने वाशिंगटन को बॉलिंग दिया। तब तक तो मैं बोलूंगा कि हमारे हाथ से ये गेम और ये सीरीज दोनों जा चुका था। इस चीज पे आप किसको ब्लेम करोगे? तथागत कैप्टन को ब्लेम करोगे, मैनेजमेंट को ब्लेम करोगे, कोच को ब्लेम करोगे, या फिर आपको कहीं से नजर आ रहा है कि टीम के अंदर ही कुछ फूट चल रहा है? क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन में भी देखने के लिए मिला, शार्दुल ठाकुर ने कल प्रेजेंटेशन में भी बोला ये बात कि भाई बॉलर के हाथ में कुछ नहीं होता है यहाँ पे। शार्दुल ठाकुर का ये कहना था कि वो गिल से बोलने तो जाएंगे नहीं। उन्होंने पूछा भी तो उन्हें बोला गया कि
आपको मौका नहीं मिला, मतलब गिल को मौका नहीं मिला वहां पे मैच उसको। सिचुएशन नहीं ऐसा है कि हम आपको बॉलिंग दे सके। तो फिर और खिला क्यों रहे हो? नहीं, बट हाँ, अभी गिल के हाथ में भी सब कुछ नहीं है, बट स्टिल बाकी बॉलर्स भी उतने फिट नहीं है। इंडिया थोड़ी अनलकी भी है, बट ये भी एक पॉइंट है हमारे लिए बात करने को कि क्यों, क्या हो रहा है। मतलब हर टेस्ट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी हाँ। मेजर इंजरी हो रही है जो कि अब वो जा रहे हैं। हम अपने बैकअप बॉलर्स को जो भी लाए वो भी चले गए, चलो माना उसे तो चोट लगी नेट्स में अर्शदीप को, बट जो खेल रहे हैं उनको कभी कोई एंकल पे निकल है या किसी को बैक का कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो अपने फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, आप तो विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है फिटनेस के लिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कोहली के जाने के बाद ये डिफरेंस आया। आप मानो नहीं मानो, आप कोहली को जैसा कैप्टन बोलो, जो बोलो, जैसा प्लेयर बोलो, बट जब तक वो टीम का कैप्टन बना रहा, उसने जो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि आपको 120% फिटनेस के साथ और 120% कमिटमेंट के साथ हर मैच खेलना होगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा वो मुझे वापस से दिख रहा है, और अगर इसी डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है, स्पेशली हम टेस्ट क्रिकेट में बात करें। टेस्ट क्रिकेट में तो बॉलिंग मेरे को दिख ही नहीं रहा। आप देखो, बुमराह बुमराह अगर खराब कर रहा है तो उसके अलावा कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। सिराज, अब उसको कुछ भी नहीं बोल सकते, वो अपने कैपेबिलिटी से वो ज्यादा दे रहा है। यहाँ पे हम अगर बॉलिंग लाइनअप देखें तो एक सिराज ही है जिसे हम बोलेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा जब वो थर्ड सेशन में अपना स्पेल खत्म करके ऊपर जा रहा था स्टेयर्स पे, उसके अंदर जान नहीं बची थी, वो किसी तरह स्टेयर्स पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, वो वापस आया और फिर उतने ही एफर्ट से बॉलिंग शुरू किया उसने। ये हम दूसरे प्लेयर से नहीं देख रहे। दूसरे प्लेयर्स इतना एफर्ट नहीं लगा रहे, इतना कमिटमेंट नहीं दिखा रहे टीम के साथ, मतलब जब भी मैच खेल रहे हैं तो इशू क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। या फिर कब प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं मिल रहा कि आप ये मैच में अगर ऐसे खेल लो, उनको पहले ही बता दिया गया है कि आपको अगले मैच में चांस नहीं मिलेगा। अभी आप अगर हम खम्बोज की बात करें, उनके साथ क्या ऐसा कुछ मैसेज कन्वे किया गया है कि आपको अगले मैच में चांस नहीं मिलेगा, आप जस्ट इन केस ऑफ मतलब कवर बॉलर आए हो यहाँ पे, अगले मैच में जो भी आकाशदीप पे फिट होंगे वो खेलेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी ये बता दो, कंबोज की बॉलिंग से? आप अगर ऐसा बॉलिंग कर रहे हो तो मैं तो आपको कभी भी ना दूंगा अपॉर्चुनिटी अगले मैच के लिए। बट आप अगर आप इंडिया के लिए डेब्यू किए हो, उस मैच में ऐसा क्या इम्पैक्ट किया आपने जो अब मैं अगले मैच में दूं अरे अपॉर्चुनिटी? डॉसन को देखो क्या बैटिंग करता है, आप कम से कम वहां पे 30-40 रन भी तो करके देते। कुछ तो contribute करते हैं। मैं इस डॉसन से मेरे को एक चीज और याद आया, मैं ऐड करना चाहूंगा। डॉसन ने लास्ट इंग्लैंड के लिए करीब 8-10 साल पहले खेला था। 8 साल पहले खेला था। 8 साल पहले खेला था। बशीर इंजर्ड हुआ, काफी यंग बॉलर था। इंग्लैंड ने एक मोमेंट के लिए नहीं सोचा कि किसी और नए यंगस्टर बॉलर को हम ट्राई करने आए हैं। उसके जगह पे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, जो प्लेयर अच्छा, जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा था उसको लेके आए। हमारे अंदर ऐसा क्या ईगो है भाई? उमेश यादव हमारे पास बैठा हुआ है, मोहम्मद शामी बैठा हुआ है, ईशांत शर्मा बैठा हुआ है। अगर आपको एक टेस्ट के लिए ही देखना था, मोहम्मद शामी ने ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही खराब बॉलिंग करके दिखाया था आईपीएल में। उमेश यादव का हम ट्रेनिंग वीडियोस देख रहे हैं, इधर उधर हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो भी अपना 110% एफर्ट लगाते हुए दिख रहा है वहां पे। एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस बॉलर्स है। इनसे एक टेस्ट के लिए आप अपना ईगो डाउन करके इनसे डिमांड कर सकते हो। अगर आपने इनको बाहर बिठाया है चलो ठीक है, आप एक टेस्ट के लिए तो डिमांड कर सकते हो भाई, एक बार आके खेल लो, अभी रिक्वायरमेंट है टीम को। आप उनको कन्वे कर दो ना, क्लियर मैसेज कन्वे कर दो कि आपको एक टेस्ट के लिए बुला रहे हैं हम, इस टेस्ट के ऊपर में भी आपका हम फ्यूचर डिसाइड करेंगे, बट अभी हमें रिक्वायरमेंट है ज्यादा, आपसे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है। मतलब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर इंग्लैंड हमें सामने से एग्जाम्पल दिखा रहा है, डॉसन मुझे नहीं लगता इस सीरीज के बाद बशीर फिट होंगे तो उन्हें मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट वो उनके लिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था वो। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जगह बोला भी कि मैं तो छोड़ चुका था, मुझे मुझे नहीं लग रहा था कि अब मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मिलेगा इंग्लैंड के लिए कभी भी। तो अगर आप इस तरह से मैसेज कन्वे करोगे तो मुझे लगता है प्लेयर भी अपना बेस्ट देते हैं यहाँ पे। अगर आप अंशुल खम्बोज को देखो तो मुझे जितना लग रहा है, जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, मैं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें मैच से पहले ही ये थोड़ा सा समझ आ गया है कि इस मैच में भाई तुम जस्ट एज ए बैकअप बॉलर आए हो, तुम कर लो जो करोगे, अभी तुम्हें अपॉर्चुनिटी और नहीं मिलने वाला, हमारे पास और बॉलर्स हैं जो बैठे हुए हैं, उनको पहले चांसेस मिलेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? मुझे लगता है कि
स्किल की ही इशू है भी, मतलब वो उतने प्रॉपर हुए नहीं है, उनको फर्स्ट क्लास में भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, मुझे लगता है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम अपने सीनियर प्लेयर्स को नहीं बुला सकते वापस? डेफिनेटली बुला सकते हैं। मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ कि ईशांत शर्मा को आना चाहिए था, वो अभी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है इंग्लैंड में। ईशांत शर्मा को आना चाहिए था, मोहम्मद शामी को आना चाहिए था। एटलीस्ट उन्हें, अगर आप संन्यास से दिलाना चाहते हो तो कोई अच्छा टेस्ट सीरीज खिला के दिलाओ यार। अगर इशू है, अगर आपके यंगस्टर्स में, एक तो एक्सपीरियंस की कमी है अभी हमारे बॉलिंग अटैक में, अभी एक्सपीरियंस की कमी है। सब कोई रिलाई कर रहा है बुमराह पे और थोड़े बहुत सिराज पे। बुमराह हम देख रहे हैं सारे टेस्ट खेल नहीं सकते, आज भी हमने देखा कि वो चोटिल हो चुके हैं ऑलरेडी। हो सकता है वो नेक्स्ट टेस्ट खेले भी नहीं, हाँ, जैसे उनकी हालत है। वो तो तो आप ऑलरेडी कैसे वो तो देखेंगे? वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी बोल एक चुके वो हैं नहीं कि खेले। वो तो नहीं खेले। सिराज के ऊपर इतना ओवर हो गया कि वो, मुझे लग रहा है वो रेस्ट मांगेंगे, जैसा उनका हालत दिख रहा है। और उस मोहम्मद सामी के हैंडल से सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि वो नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप उसको लेके आओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा मेरे को पता नहीं। आपके ये बॉलर सबसे तो अच्छा वो बॉलिंग जरूर करेंगे, एक्सपीरियंस भी काउंट करता है इस कंडीशन में खेलने का। उनको दो दो टूर की है इंग्लैंड का वो, तो 2 टूर का एक्सपीरियंस है उनको। इस इनसे तो कई गुना ज्यादा अच्छा बॉलिंग करेंगे वो। और आपने ऐसा बोला कि आईपीएल के परफॉर्मेंस पे हम शामी को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये सही है। अगर किसी को भी आईपीएल पे आपने सेलेक्ट किया है इंग्लैंड में टेस्ट खेलने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये सही है, जस्टिफाइड है। आप प्रसिद्ध आईपीएल कृष्णा को देख के नहीं प्रसिद्ध कृष्णा का सिलेक्शन एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल है, अंशुल कंबोज भाई, क्या ही कर लिया अंशुल कंबोज भाई, आप सामने, आपके सामने अंशुल कंबोज। हाँ, हम अगर अपने डोमेस्टिक में भी देखने जाए, मानते हैं हमारे पास फास्टर्स के लिए उतना फेवरेबल पिच नहीं होता, कहीं से नहीं होता, स्पिनर फ्रेंडली पिचेस होते हैं हमारे पास। आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजीज है, एनसीए में आप ऐसे पिचेस तैयार कर सकते हैं, यंगस्टर्स को आप ग्रूम कर सकते हैं कि आप स्पेशलिस्ट बनाओ ना यार, हर कंट्री के लिए स्पेशलिस्ट बनाओ कि ये प्लेयर इस कंट्री में एक हमारा एसेट रहेगा, इसी के अराउंड हमारी बॉलिंग ग्रुप है। ऐसा आप रेडी करो ना, वैरायटी रेडी करो। आप लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर्स को देख रहे हो, आपको अर्शदीप के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा। खलील अहमद थे स्क्वाड में, इंजर्ड हो गए। अर्शदीप के बाद दूसरा कौन लेफ्ट हैंडर बॉलर अभी आपको कहीं से भी कैपेबल दिख रहा है इंडिया के लिए टेस्ट खेलने के लिए? लेफ्ट हैंडर बॉलर आपने आपने जैसे बोला, और मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जैसे बोला कि कंट्री के लिए आप ग्रूम करो, कि कंट्री वाइज ग्रूम करो। मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप टेस्ट के लिए ग्रूम करो, ओडीआई के लिए ग्रूम करो, टी20 के लिए करो। एक तो बुमराह पे ऑलरेडी बहुत वर्कलोड है, उन्हें तीनों खेलना है, और वो तीनों में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सीरीज उन्हें खेलना ही होगा, तभी इंडिया जीतेगी बड़ी टीमों के अगेंस्ट। एक तो उनके लिए इशू। आप देखो इंग्लैंड को, स्टोक्स ने संन्यास ले रखा है सबसे। रूट को देखो, वो भी सिर्फ टेस्ट खेल रहे हैं, वो सिर्फ फोकस कर पाते हैं टेस्ट पे, और वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप देखो, आप भी इस तरह का एटलीस्ट, नहीं चलो बैट्समैन को चलो मैंने माना, आप कर सकते हो कि गेम इवॉल्व कर रहा है, टेस्ट में भी आप तेज खेलने वाले बैट्समैन को देख रहे हो, बट बॉलर्स को तो आपको इस तरह से ग्रूम करना पड़ेगा कि हमें स्पेशलिस्ट रखना होगा। टेस्ट के लिए 1-2 बॉलर जो कि पूरे साल रेस्ट करे, आप उनको रिसोर्सेज दो इस हिसाब से कि वो रेस्ट करे, बट टेस्ट में, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में वो परफॉर्म करके दे, वो खेल सके वो टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं कि फिर उसमें भी वो 2 मैचेस में उनकी हालत खराब हो जाए, या फिर 5 मैचेस में वो बोले कि मैं 2 ही खेल सकता हूँ, 3 ही खेल सकता हूँ। मैं कंट्री के, मतलब हर कंट्री के अकॉर्डिंग इसमें मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास कोई सीम बॉलर अगर आ रहा है, तो आप उसको इतनी अच्छी तरीके से ग्रूम कर दो कि वो साउथ अफ्रीका जाए तो जहां उसे स्विमिंग कंडीशन मिलेगा तो उसके टक्कर का सामने कोई बॉलर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्विंग बॉलर आ रहा है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप इतनी बड़ी आबादी के देश हो यार, आप कम से कम 25-30 तो ऐसे बॉलर हमेशा हमारे पास रेडी होने चाहिए, जो कि आप एक फोन कॉल दूर होगी, आप कॉल करो, वो अगले मैच में ज्वाइन करेंगे 100% फिटनेस के साथ। एटलीस्ट 25 बॉलर तो हमेशा रेडी होने चाहिए। स्पिनर्स की तो यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए, स्पिनर्स तो बड़े बड़े हमारे कंट्री में। फास्टर्स एटलीस्ट मुझे लगता है इतने होने ही चाहिए। हाँ, अगर आप अवे टूर कर रहे हो इंग्लैंड जैसे कंट्री में, और वो वहाँ आपको 5 टेस्ट खेलना है, तो एटलीस्ट आपके पास अवेलेबल तो रहना ही चाहिए फास्ट बॉलर 6-7। अभी तो हम शॉर्टेज में चल रहे हैं भाई। अब हमें समझ नहीं आ रहा 5वां टेस्ट कौन खेलेगा। जो इंजर्ड हुए वो फिट होंगे तब खेलेंगे। अब वो फिट होंगे तो वो 100% फिट होंगे नहीं होंगे। इस मैच में भी हम देख रहे हैं 2-3 बॉलर्स ऐसे खेल रहे जो 100% फिट नहीं है, हमें दिख रहा है, बट हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, बॉलर ही नहीं है, और आप लाओगे किसको वहां पे? 2-3 दिन के बाद से नेक्स्ट टेस्ट है। एक तो ये भी बहुत ज्यादा माइंड पे इनका चल रहा है। इंग्लैंड के पास 10 से 11 नंबर तक बैटिंग ऑर्डर है, हमें भी पुश करना है अपने बैटिंग ऑर्डर को 7 नंबर तक, 8 नंबर तक जाना है।
जिसके कारण हम प्रॉपर बॉलर्स नहीं खिला पा रहे। प्रॉपर बॉलर्स नहीं खिला पा रहे तो हम उसका से 20 विकेट्स लेने लायक नहीं टीम बन पा रहे। ना बैटिंग कर पा रहे हैं। या तो फिर आप बॉलर्स को ये बोलो कि आपको अपने बैटिंग पे भी काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि गेम अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अब आप ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ बॉलिंग पे फोकस कर सकते हो, आपको एटलीस्ट 20% 30% अपने बैटिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। अभी अगर कुलदीप बैटिंग करके दे सकते होते तो हमारे पास एक अच्छा स्पिनर होता जो कि टीम में खेल रहा होता। नहीं, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कुलदीप, मैं जस्टिन केस जानना चाहूंगा कुणाल आपसे कि आप सेलेक्टर हो अजीत अगरकर हो, आपको कुणाल ये सब कुछ क्यों है? मैं आपको कैप्टन बनाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको कैप्टन बनाऊंगा यहाँ पे, आप सेलेक्टर हो। चलो आप गंभीर बन गए भाई, आप गंभीर हो, तो आपको एनालिस्ट लाके स्टैट्स दे रहा है कि हमारे पास एक ऑलराउंडर है शार्दुल ठाकुर जो ये मैच खेलेंगे। गिल साहब बैठे हुए हैं, गिल साहब को आप बता रहे हो कि आप इनसे इतना बॉलिंग नहीं करवा पाओगे मैच में, इतने रिलायबल नहीं है ये बॉलिंग में। आपको दोनों इनिंग मिला के कन्वे किया जा रहा है कि ये 40-50 रन 60 रन बना के दे देंगे दोनों इनिंग में भी दोनों इनिंग मिला के ये 10 से 12 13 15 ओवर फेंक देंगे, एक आध विकेट मिल गया तो बोनस। और दूसरी तरफ एनालिस्ट आके बोल रहा है कि आपको मैं एक ऐसा बॉलर ऑफर कर रहा हूँ जो कि हो सकता है इस टेस्ट में 7-8 विकेट ले, जैसा यहाँ पे कंडीशन था, तो वो रन ना बना के दे, बिल्कुल ना बना के दे, उसे बैट पकड़ना ही नहीं आता, 11 नंबर पे बैटिंग करेगा। आप दोनों किसको प्रेफर करोगे यहाँ पे? अगर आप मेरे से पूछोगे और वो कुलदीप यादव है, आपने बोला कुलदीप यादव है भाई तो कुलदीप यादव छोड़ दो, मैं यहाँ कुलदीप यादव या शार्दुल ठाकुर पर्टिकुलरली नहीं बोलना चाहूंगा किसी को लेके। इंटरनेशनल खेल रहे हैं, सब केपेबल है हाँ। अपना, बट सबका स्किल सेट है वहां पे आपके सामने, आपका स्क्वाड आपने पहले चुन लिया है, आपको उसमें से ऐसे 11 बेस्ट लेने हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर कर सके उस पिच पे और 20 विकेट लेके दे सके। फिर मतलब मैं आपके आपके थॉट प्रोसेस से जानना चाहूंगा, ऐसा क्या अजीत अगरकर को दिखा होगा या गंभीर को दिखा होगा कि आप कुलदीप के जगह शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हो आप? मुझे लगता है तो इंग्लैंड है, ये उनके माइंड पे चल रहा है कि इंग्लैंड है, यहाँ पे ज्यादा हम पेसर्स को खिलाएंगे, हम जो स्विंग सीम बॉलर्स हैं उन पर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे देन स्पिनर्स, क्योंकि वो इतने यूजफुल नहीं होते। बट स्टिल हम जैसे पिचेस देख रहे हैं, इंग्लैंड ने भी हमें धप्पा दिया है इन चीज में कि पिचेस Flat देख रहे हैं, फ्लैट पिचेस है, रफ बन जा रहे हैं 2-3 दिन में, ये- और रफ को हम एक्सप्लॉइट कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे स्पिनर्स स्लो करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे, वो फ्लाइट करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे, मिक्स कर ही नहीं रहे। यहाँ पे मैं यही मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर स्पिनर है ही नहीं, आप उनको एज ऑलराउंडर खिला रहे हो, उनको आप बोल रहे हो कि भाई तुम थोड़ा बैटिंग करके दे दो, थोड़ा बॉलिंग करके दे दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपका टॉप 6 स्कोर नहीं कर पा रहा है किसी मैच में, अगर आपका टॉप 6 स्कोर नहीं कर पा रहा है तो आप 7वें नंबर के बैट्समैन से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आए और सेंचुरी मार के चले जाए? भाई तुम अगर करो यार, तुमको अगर करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मैं अगर कर तुमने तो खिलाया है, तुमने तो खिलाया है, मैंने नहीं खिलाया तुमने भी और तुमने भी खिलाया है। मैंने नहीं मैं खिलाया। हूँ जर्नलिस्ट यहाँ पे, मैं अगर- तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर मैं अगर होता तो ये चीज नहीं करता, मैं या तो प्रॉपर बैट्समैन के जाता साथ या तो प्रॉपर बॉलर के साथ जाता। मुझे लगता है अगर जैसे मैं अगर गंभीर हूँ, गंभीर तो मैं ऐसे हूँ नहीं ज्यादा लाइफ में, बट ठीक है, मैं अगर इंडियन कोच हूँ तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना, इंग्लैंड के स्क्वाड क्या है, हमारा स्ट्रेंथ उस स्क्वाड के अगेंस्ट क्या होगी, हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी उसके अगेंस्ट, वो हमें ज्यादा दिमाग में मुझे लगता है गंभीर के चल रहा है कि हमें अपनी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा लंबा रखना होगा, स्कोरिंग मैचेस होंगी, इंग्लैंड के पास लंबी बैटिंग लाइनअप है, हम अपने पेसर्स पे थोड़ा डिपेंडेंट रहेंगे कि वो हमें विकेट ला के दे, अगर हमें ऑलराउंडर्स मिल भी रहे हैं तो वो फास्ट मतलब मीडियम फास्ट फेंक सकते हैं, वो स्विंग बॉलर हो या सीम बॉलर हो, हम ज्यादा स्पिनर्स के लिए देख नहीं रहे हैं, ये सब सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही मैं है। जबकि आपको पता है कि इंग्लैंड के बैट्समैन रिस्ट स्पिनर के अगेंस्ट में कमजोर हैं, वो अच्छा नहीं खेल पाते हैं। और इनफैक्ट आप शार्दुल ठाकुर को खिला सकते थे यहाँ पे, आप वॉशिंगटन को हटा देते टीम से। मैं समझ रहा हूँ वो 4 विकेट लेके आए हैं, उनका भी यहाँ पे थोड़ा सा रन बना के दिया है। हाँ, उनको हटाना पॉसिबल नहीं होगा, बट मुझे कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा कि आप कुलदीप यादव को 5 मैच का सीरीज हुआ है, मुझे लग रहा है फोर्सफुली अब ये खिलाएंगे 5 मैच में, कुलदीप यादव को खिलाएंगे ही खिलाएंगे। किसको बैठा के? किसी को बैठाएंगे भाई, आप विकेट ही नहीं ले क्योंकि पा आप रहे। दोनों spinners को नहीं आपके बैठा सकते। आपके कोई पेसर्स विकेट लेके दे रहे हैं? एग्जैक्टली, किसने विकेट लेके दिया आज? भाई तो मैं बोल रहा हूँ कि आप, शार्दुल को ही बिठाएंगे। बट आप मेरी बात तो सुनो, दोनों स्पिनर्स को आप बिठा नहीं सकते, दोनों स्कोर करके दे रहे हैं, दोनों विकेट लेके दे रहे हैं, भले ही थोड़ा सा मतलब उतने उतने ज्यादा वो
आपको या तो ठीक अपने है, नहीं दिख रहा। या तो अपने बैटिंग पे ट्रस्ट करना होगा या तो अपने बॉलिंग पे ट्रस्ट करना होगा। तो आप बोल आप रहे हो- ऐसे नहीं खेल, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं खेल सकते कि इंग्लैंड अगर 11 नंबर 11 बैट्समैन ऐसे लेके आया है कि सब थोड़ा थोड़ा बैटिंग कर सकते हैं, तो हमें उनके उन्हें उन्हें सेम टू सेम हमें भी मैचअप करके चलना होगा। तो आप बोल रहे हो इंग्लैंड में हम 3 स्पिनर्स के साथ उतरे। क्यों नहीं उतर सकते भाई? क्यों नहीं उतर इंग्लैंड में हम 3 अगर स्पिनर्स के साथ हम स्पिनिंग कंट्री है, हमारे पास है कौन सा फास्टर, ये तो बताओ। है और कौन सा? कुलदीप से अच्छा विकेट टेकर अभी कौन है टीम में बुमराह के अलावा? कौन है मुझे ये बताओ। मैं अगर स्क्वाड बनाने जाता तो अगर ब्लैंक स्पेसेस छोड़ता और मैं पहले 5-6 प्लेयर चुनता तो मैं बुमराह और कुलदीप को सबसे पहले टीम में रखता बॉलिंग में। उसके अराउंड में बॉलिंग प्लान करता अपने कि मैं क्या करूं जो मैं आप सिराज को ड्रॉप करना चाह रहे हो। सिराज मेरे लिए कुलदीप के बाद आएगा। मैं मानता हूँ सिराज ओवरसीज में है, उस लेवल पे है, बट सबसे जो मेन बॉलिंग विकेट टेकर बॉलर है, मैं सबसे पहले उन दोनों को रखता टीम में। उसके बाद में देखता कि चलो इसके बाद हमारे पास सिराज अवेलेबल है, सिराज को ले सकता हूँ। बाकी आपके पास जो भी 4-5 सीमर्स के जो भी आपने पूल लिखे गए थे सीमर्स के, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते थे। आप ऊपर से बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते थे। आप 2 ऑलराउंडर के साथ जाओ, बहुत है। 3 स्पिनर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। आप 3 ऑलराउंडर यहाँ पे खेलोगे, वो भी तीनों के तीनों। जडेजा तो चलो मैं मानता हूँ कि बैटिंग करके दे भी रहे, बॉलिंग बॉलिंग भी इस टेस्ट में उन्होंने 2 विकेट लेके दिया, एटलीस्ट वो होल्ड करके दे रहे हैं। जडेजा पे तो कहीं से मुझे लगता है जडेजा भी अगर आप लाइनअप बनाओगे तो सबसे पहला नाम ही आएगा उनका। बात आ रही है वॉशिंगटन, शार्दुल, इससे पहले नीतीश रेड्डी खेल रहे थे। इन तीनों में आपको 5 टेस्ट में ऐसे रोटेट करके चलना था कि जिस कंडीशन में जो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। इस पिच को तो आपने पहले दिन भी देखा होगा, हम सब ने देखा था। ये देख के ही लग रहा था कि सेकंड डे से ये टर्न करना शुरू कर जाएगा। तो भाई सामने मैनेजमेंट को ये मतलब ये क्यों नहीं समझ में आया? आप शार्दुल ने 26 ओवर फेंके इस मैच में, अभी तक एक भी मेडल नहीं डाला उसने, एक भी मेडल नहीं डाला। 6 का रन रेट से मार खा रहा है, 6 के इकोनॉमी से मार खा रहा है वो। एक भी अपॉर्चुनिटी तक क्रिएट नहीं करा उसने। आप ये बोल रहे हो मैडन नहीं डाला, मैं बोल रहा हूँ किस ओवर में उसने चौका नहीं खाया, ये मेरे को बता दो। नहीं, मे भी हो सकता है किसी में ना गलती से ही खाया होगा, गलती से ही होगा। तो आप टेस्ट मैच में एटलीस्ट कॉम्पीट करने वाली टीम को उतारो कि आप आगे चल के ये टेस्ट हार रहे हो या हार जाते हो। अब तो ऑलमोस्ट हार ही चुके हैं, अब तो आप प्लान करने शुरू कर दिए होगा। यहाँ पे पूरा प्लानिंग अब यही होगा कि शार्दुल ठाकुर के ऊपर ब्लेम करना है, यही हमारा कमजोर कड़ी था, यही हमारा कमजोर कड़ी था। तो आपको पहले ये समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे ये हमारा कमजोर कड़ी है। नीतीश रेड्डी नहीं था अवेलेबल, आपको कुलदीप को नहीं खिलाना है, आपके पास एक फास्ट बॉलर नहीं है बैकअप में जो कि वहां पे खेल सकता है। देखो अब मैं ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला हमें शार्दुल, नीतीश रेड्डी एंड वॉशिंगटन में से चूज करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, किसके लिए क्या कंडीशन है। बट हर मैच में हमारा कमजोर कहीं रहा 5th बॉलर, 5th नहीं 4th बॉलर, 4th बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा। इस मैच में कंबोज, लास्ट मैच में आकाशदीप कंप्लीटली फिट नहीं थे। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो 4th बॉलर है वो है, या फिर हमें ऑलराउंडर्स में से देखना चाहिए कि ये ऑलराउंडर्स तो सिंपली यहाँ पे कुलदीप यादव को होना चाहिए था, होना चाहिए था। बट एज अ 4th बॉलर वो होते वहां पे। तो क्या आज कंबोज को बिठा के खिलाना चाहिए इस टेस्ट में? हमारे 3 पेसर्स तो होते ही होते हैं, मैं बोल रहा हूँ चौथा बॉलर वहां पे, मतलब जो भी एक ऑलराउंडर और खेला नीतीश रेड्डी और हाँ। शार्दुल, उन्हें एक को ड्रॉप फुल टाइम बॉलिंग मिलनी चाहिए एकदम, बिल्कुल बड़े बड़े स्पेल्स में बॉलिंग करे, वो खाना पूर्ति ना करे, हाँ बड़े बड़े स्पेल्स में बॉलिंग करे। खाना पूर्ति करते हुए तो आज हमें भाई हमारे मेन पेसर्स भी दिखे। आज जब आपको आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी इस वक्त हमारी टीम में अगर कुलदीप होते। ये टॉपिक यहाँ पे इसीलिए उठाई कि अगर आज कुलदीप होते यहाँ पे 100% गारंटी तो नहीं दे सकता है कोई भी कि हाँ वो विकेट लेके देते हैं। क्या सिर्फ आज या फिर लास्ट मैच के 5th डे पे? लास्ट मैच तक नीतीश रेड्डी थे टीम में। लास्ट मैच तक मैं मानता हूँ कि आप एक सेकंड के लिए डाउट भी कर रहे थे कि रेड्डी को मैं लेके चलूं, क्योंकि वो बैट्समैन ज्यादा है, वो रेस्ट के लिए बॉलर्स को रेस्ट करने के लिए एक छोटा स्पेल आके डाल के जा सकते हैं, आप उस चीज के लिए उनको वहां यूज कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर के साथ क्या है कि वो बॉलर ज्यादा है और उनकी बॉलिंग कैपेबिलिटीज पे आपको डाउट हो रहा है, फिर आप उसको रख क्यों रहे हो टीम में? नीतीश रेड्डी होते तो फिर मैं मानता कि कुलदीप से पहले आप प्रेफर करते हैं उनको, फिर मैं यही तीनों को देख रहा होता टीम में। नीतीश रेड्डी भी इंजर्ड हो गए, आपके पास कुलदीप है स्क्वाड में, आपको खिलाना चाहिए था। हमारे पास अगर कुलदीप होता तो मे बी हम ये जो 358 का स्कोर बनाए थे इसके अंदर ही रोक लेते हैं। जितना टर्न होना शुरू हो गया था कल से ही, वो दोनों तरफ टर्न कराता है। अब आप ऑफ स्पिनर फिंगर स्पिनर खिला रहे हो तो राइट हैंडर बैट्समैन है तो वाशिंगटन सुंदर आप
लाते ही नहीं हो बॉलिंग, 68 ओवर तक लाया ही नहीं रूट ऑफ होप के सामने इसी तरह से। मेन तो गलती यहाँ भी है ना आपका। और कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि मैनेजमेंट के दिमाग में या फिर गिल के दिमाग में ये चीज प्ले हो रहा है कि ये सारे जितने भी बैट्समैन हैं इंग्लैंड के सभी के पास अच्छे स्वीप्स हैं, सिर्फ ऑर्थोडॉक्स स्वीप नहीं, रिवर्स स्वीप नहीं, अगर वो आप हर बॉल पे मार सकते हैं। तो फिर स्पिनर को खिला क्यों रहे हो? अभी अगर अगर आप ये बहुत सोच के बड़ा- कर रहे हो तो बट फिर कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है गिल को फील्डिंग लगाने में, क्योंकि आपको दोनों साइड देखना पड़ता है। तो हर कंडीशन में आप कुलदीप को देखो ना, कुलदीप यहाँ पे बेस्ट सेट होते थे, वो दोनों तरफ टर्न कराते बॉल को। दोनों तरफ टर्न कराते बट वो टैकल भी तो बहुत अच्छा कर सकते हैं कुलदीप, क्योंकि उनके पास दोनों स्वीप्स। अब आप किसी फिंगर स्पिनर को मार रहे हो रिवर्स में, उसको उतना बाउंस नहीं मिलता। पहली बात तो रिस्ट स्पिनर को बाउंस ज्यादा मिलेगा किसी भी पिच पे, दूसरा चीज वो दोनों तरफ टर्न कराते हैं, तो बैट्समैन भी एक सेकंड के लिए सोच रहा होता है कि ऑफ स्टंप का बाहर का बॉल है, अब अगर जडेजा ऑफ स्टंप के बाहर राइट हैंडर को डाल रहा है तो वो ये चीज का डर उसके अंदर बिल्कुल हट जाएगा कि मैं एलबी तो नहीं हो रहा। अब अगर कुलदीप बॉलिंग डाल रहे हैं तो वहां से बिल्कुल आपको रीड करना पड़ेगा कि वहां से बॉल अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, अब मैं मारूं रिवर्स स्विप में मारूं, और जब भी गुगली डालेंगे तो एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। तो आप ठीक है, आप मारो तो रिवर्स स्विप, कुलदीप के ऊपर आप रिवर्स स्विप मारो तो एक दो फील्डर ले लो, चांसेस क्रिएट होंगे। फिंगर स्पिनर के ऊपर आप रिवर्स में 10 में से 9 बार आप देखेंगे इंग्लैंड मतलब मिडिल से मार रहा है बिल्कुल रिवर्स स्विप, उनको 1% भी दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलो, ये इस टेस्ट के बाद हम भी इसके ऊपर एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि स्क्वाड क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है और क्या होना चाहिए। मैच में हम आते हैं वापस। रूट के विकेट, रूट और स्टोक्स का भी एक अच्छा पार्टनरशिप लगाया हुआ है। स्टोक्स ने भी आज अच्छी बल्लेबाजी की, स्टोक्स भी 50 मारे, इनफैक्ट उनको हैमस्ट्रिंग हुआ 65 रन पे, वो रिटायर्ड आउट होके गए। सेंचुरी मारने के लिए फिर से वापस आ गए हैं। बीच में तो ट्रेंड हो गई है इस हाँ। मैच में, सीरीज तो ट्रेंड हो रही है। बीच में वो जो छोटा स्पेल डाला वाशिंगटन सुंदर ने, पोप को आउट करा, हैरी ब्रुक को आउट करा। हैरी ब्रुक मुझे लगता है इस पिच पे बहुत बड़ा ब्लंडर करके गए, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता था। फ्लैट था, बॉल बहुत ही अच्छा बॉल डाला, बहुत अच्छा डाला। वाशिंगटन सुंदर से मैं उस विकेट के कहीं भी क्रेडिट नहीं लूंगा, बट थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाते उन, मतलब वो भी अगर 5-7 ओवर खेलते तो उनको समझ में आ जाता कि गिल अब वाशिंगटन को बॉलिंग नहीं देने वाला, और जो थके हारे बॉलर हैं जो जिनका कुछ नहीं हो रहा उसी को खेलने के लिए मिलता उनको। तो ब्रुक का भी एक मुझे लगा ब्लंडर ही था यहाँ पे, वो रैंकिंग में भी 1 नंबर पे है, थोड़ा और आप अच्छा उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्रुक ब्रुक को आप पता है आपको कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, और वो सोच रहा था कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, स्टेज सेट है, मैं आता हूँ और मारना स्टार्ट करता हूँ। बट वॉशिंगटन सुंदर का बॉलिंग बहुत ही अच्छा था, वो बॉल, इस वजह से वो बीट कर गए। वही डबल एज शॉट है, अगर आप डोमिनेट करने जाओगे तो हो सकता है किसी दिन आपका भी हाँ। आपके ऊपर ये भारी पड़ेगा ही। वही वो आज ग्रुप के साथ वो अपने पॉजिटिव माइंडसेट से आए थे, उन्होंने सोचा कि हम सीधा डोमिनेट ही करना शुरू कर देते हैं इनको, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया डाउन है, अभी भी बहुत डाउन है, ऑलरेडी उसमें भी डाउन। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड नए बॉल के बाद का बॉलिंग चेंजेस को कैसे देख रहे हैं आप लोग दोनों? सेकंड नया बॉल आया, बुमराह 1 ओवर फेंके वहां पे, उनको कुछ निगल हुआ, वो वापस चले गए। सिराज और खम्बोज से आपने बॉलिंग कराया, क्या आप दोनों को ये नहीं लगता कि वहां पे नया बॉल किसी एक फास्ट बॉलर सॉरी स्पिनर को डालना चाहिए था, जडेजा वाशिंगटन में? उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छा स्पेल डाल रहे थे, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते थे 2-3 ओवर के लिए, बॉल भी थोड़ा पुराना हो जाता। अश्विन भी करते थे, अश्विन भी हाँ। नए बॉल से बॉलिंग करते और थे। इनफैक्ट हम वाशिंगटन सुंदर को जानते हैं इसी चीज के लिए कि वो नए बॉल से काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं, T20 में भी होल्ड करके देते हैं बिल्कुल, दोनों तरफ फिंगर से अंदर भी ला सकते हैं नए बॉल को, ऐसा नहीं है कि वो नया बॉल यूज नहीं कर सकते हैं। कितना अच्छा आउटस्विंग फेंक रहे थे वो पुराने बॉल से। आप आउटस्विंग ही बोलना शुरू कर देते थे उसको। चलो गाइस, हम पैकअप करते हैं यहाँ पे, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होते जा रहा है, स्क्वाड्स के ऊपर हमने थोड़ा ज्यादा ही डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, मैच को छोड़ के इमोशंस में बह गए हम थोड़े। हमने थोड़ा ज्यादा ही इमोशन discuss- आज ज्यादा ही भरा हुआ है, क्या ही बोलूं। अब और कुछ बचा भी नहीं है इस मैच के अंदर डिस्कस करने के लिए। अब कल में भी वापस हम इमोशंस लेके ही बैठेंगे, मैच के ऊपर तो बात होने से रहा। इंडिया जितना पीछे हो गया है इस मैच में, ऑलमोस्ट 180 का लीड ले लिया इंग्लैंड ने, 2 विकेट बचे हैं अभी भी। स्टोक्स है वहां पे, स्टोक्स अपना 100 के लिए जरूर देखेगा वहां पे। अगर 250 के अराउंड लीड दे देता है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया 250 भी कर पाएगी, क्योंकि पिच भी अब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहने लगा है, बहुत ज्यादा मिसबिहेव करना शुरू कर दिया है। जडेजा का एक 2 बॉल रफ से टर्न करके वो बाउंस उसका बहुत wicket। ज्यादा किया, वही मैं बोल रहा हूँ कि पिच ऊपर नीचे भी रह रहा है, तो इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो सकता है कल का दिन यहाँ पे टैकल करना। मतलब
मान के चलो कि इनिंग्स डिफीट अब हमारे इस टेस्ट में Prospect दे चुकी है वो। ऑलमोस्ट लग रहा है। कंधे भी बहुत डाउन हो चुके हैं सारे हमारे प्लेयर्स के। अब कुछ मिरेकल ही बचा सकता है कि बैट्समैन अब- कुछ कर जाए, बट लग नहीं रहा कि ये कर पाएंगे। ये तो हम रोज बोलते हैं। हाँ, ये तो हम कल भी बोल रहे थे कुछ मिरेकल बचा सकता है, मिरेकल किया बट वो रूट की तरफ से रूट आया की था। तरफ कल का देखते हैं आप किसके तरफ से आता है। चांसेस तो है कि इंग्लैंड ही करेगा ये काम। अभी तो विकेट्स लेने हैं, अभी तो इनके बैट्समैन आने हैं और भी। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि कल और दो सेशन खेलेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि वो डिक्लेयर करेंगे, मुझे कहीं से नहीं लगता वो डिक्लेयर करेंगे। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने सही टीम लेके इस टेस्ट को खेला? क्या आपको लगता है कि कल इंडिया कहीं से भी ये टेस्ट बचा पाएगी या ये टेस्ट कल ही खत्म हो जाएगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने क्लोज वंस के साथ ये वीडियो को शेयर करें। फ्लिप कॉर्डन चैटर।